हेलो फ्रेंड्स, मैथ माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर पूरा इतिहास यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इतिहास को कवर करने का पहला उद्देश्य हम यहाँ पर बता दें, हम जो है पूरा मेंस के लिए इतिहास कवर करेंगे यहाँ पर, है ना। हमारा मेन उद्देश्य होगा हम किसके लिए, मेंस के लिए कवर करें। उसी के साथ में हम प्री के लिए भी इसको कवर कर लेंगे, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेंस के लिए हम कवर करने के लिए सबसे पहले लेकर आ रहे हैं 3 मार्कर। हम 3 मार्कर के हिसाब से इसको चलेंगे। 3 मार्कर में आपको जहां जहां भी 3 मार्कर आएंगे वहां पर बताता चलूंगा कि यहाँ पर ये 3 मार्कर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरा 5 मार्कर भी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन भी, ठीक है। और 11 मार्कर भी हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। मेरा उद्देश्य है कि हर स्थिति में आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसके हिसाब से स्टडी करवाना। क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कैसा होता है ना। मेन उद्देश्य यही है, हम यहाँ पर यही क्लियर करने बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपको ढूंढना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर, जैसे मुगल हमने देखा, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मुगल। तो मुगल में हम आपको देखते हैं प्रशासन, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। तो प्रशासन व्यवस्था कैसे, सैन्य व्यवस्था कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहां पर बताऊं कि प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, है ना, सैन्य व्यवस्था कैसे। जैसे अभी हम बात कर ले तो हमारे एंशिएंट, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर हमारा जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में सामाजिक स्थिति, है ना, सामाजिक स्थिति भी आप देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ये कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा और कैसे इसको लिखना है, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे, इन सब के बारे में हमको यहाँ पर देखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे कहां से, एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। हमारा हिस्सा कहां से शुरू होगा, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू होगा। और एंशिएंट हिस्ट्री से हम इसको लेकर जाएंगे कहां तक, मॉडर्न तक। मैं आपको 3 मार्कर 5 मार्कर बताते चलूंगा, ठीक है। तो आपको मैथ माइंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करते चलें अपने दोस्तों के साथ में, जितना ज्यादा शेयर कर सके। ये एकदम फ्री लेक्चर मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं मेरी तरफ से, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इतिहास के स्रोत, ठीक है। उसके पहले, इतिहास के स्रोत देखने के पहले हम इतिहास को तो जान ले कि इतिहास होता क्या है, ठीक है। तो हम पहले इतिहास को थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं, है ना। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इतिहास की। देखिए इतिहास जो क्या है ना, हम सिंपल सी बात करें, हो सकता है कि 3 मार्कर में क्वेश्चन बन जाए इतिहास, है ना, इतिहास को बताइए। तो इतिहास क्या चीज होती है, तो इतिहास जो है पुरानी घटनाओं का एक वृत्तांत होता है ना। पुरानी घटनाओं का क्या हो जाएगा, एक वृत्तांत होता है, जो अभी से, तब से लेकर अभी तक घटी है। जैसे कल जो यदि हम बात करें एमपीपीएससी का कोई सा पेपर हुआ और आज आप मंडे को उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो चुका है आपके लिए, एक इतिहास हो चुका है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इतिहास को एक और तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि तथ्यों को चुनकर, है ना, तथ्य जो है हमारे पास, तथ्यों को चुन लिया हमने। अब उससे क्या करें हम, अतीत का पुनर्निर्माण, अतीत का क्या कर दे, पुनर्निर्माण कर दे, ठीक है। अतीत का यदि हम पुनर्निर्माण करते थे तो यही क्या हो जाता है, इतिहास कहलाता है। इसे ही क्या हम कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब इतिहास के बारे में यदि हम और बातें करें, ठीक है, तो शुरुआती स्रोत तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। शुरुआती स्रोत हमारे पास यदि बात करें तो हमारे पास स्रोत के नाम पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि भारत में, हम सिंपल सी बात करें, भारत में लेखन परंपरा नहीं थी, है ना। कौन सी परंपरा, लेखन की परंपरा हमने यहां पर नहीं देखी। लेखन की परंपरा नहीं देखी मतलब लोग क्या करते थे, इतिहास को याद रखने की कोशिश करते थे, और जितना भी उनको ज्ञान मिलता था उस ज्ञान को याद रखने की ज्यादातर कोशिश की जाती थी, ठीक है। और इस हिसाब से रुचि भी नहीं थी, है ना। इतिहास को लिखने में भी हमारे पास कोई रुचि
नहीं थी, इसीलिए क्या हो जाता है, हमारे पास इतिहास की कोई बुक नहीं है, हमारे पास इतिहास की कोई विशेष बुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए हमको इतिहास के बारे में पता चलता है कहां से, साक्ष्यों से, है ना। स्रोत हम यहां से निकाल के लाते हैं, अलग अलग स्रोत, जिसमें हमको क्या देखना पड़ता है कि इतिहास कैसे हमारे तक पहुंचेगा, ठीक है। तो उसमें क्या चीज हो जाती है, उत्खनन, ठीक है। किसी जगह पर हमने क्या करा, ये कोई सी साइट है, इस साइट को हमने क्या करा, खोद कर देखना शुरू करा, इसमें से यहां से कोई मूर्ति निकली, यहां से कोई मूर्ति निकली, यहां से कोई सिक्के निकले, इस क्षेत्र से हो सकता है कि हमको यहां पर कोई एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ अभिलेख मिला, ठीक है, और यहां पर हमको एक खंबा मिला जिसके ऊपर भी कुछ आकृतियों में लिखा हुआ है। तो ये क्या थे, ये ऐसे साक्ष्य थे जो हमारे इतिहास को दर्शाते हैं, इतिहास को दर्शाते, ऐसे साक्ष्य जो क्या करेंगे, इतिहास को दर्शाते हैं, यही क्या करते हैं, हमारे स्रोत कहलाते हैं। इतिहास जो साक्ष्य दर्शाते हैं इतिहास को, वही क्या हो जाते हैं, इतिहास को जान लेने के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले लोगों को क्या था कि वो सिर्फ याद रखना ज्यादा प्रीफर करते थे कि हम चीजों को याद रख लेंगे, ठीक है। तो पहले के लोग क्या होते थे, चतुर रामलिंगम हुआ करते थे, तो वो याद करने की ज्यादा कोशिश करते थे, क्या है, मेमोराइज, ठीक है। लेकिन इससे हमको इतिहास के बारे में, पुराने उस समय के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उस समय के बारे में जानकारी हम इन्हीं सभी स्रोतों से निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब यदि हमको कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है या फिर मिल भी रहा है, तो हमको स्रोत को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इतिहास, है ना। इतिहास का ये हमारा क्या था, इंट्रो। तो अब इसको देख लेते हैं कि इतिहास में यहां पर हम किन किन चीजों से इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, है ना, जो किससे निकले, खनन, खनन या उत्खनन, है ना, खनन या उत्खनन से प्राप्त जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, हमारे पुरातात्विक स्रोत। जैसे क्या हो जाएगा, उत्खनित सामग्री, उसमें से जो भी चीजें निकलेगी, उसमें से जितने भी अभिलेख निकलेंगे, उस समय जितनी भी मुद्राएं या फिर सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, या फिर कोई ताम्र पत्र है, उसके ऊपर तांबे के पत्र होते हैं, उसके ऊपर खरूच कर, ऐसे तांबे के पत्र है, उस पर खरूच कर कुछ लिपि में लिख दिया जाता है ना, है ना, ऐसा कुछ भी लिख दिया जाता है, ताम्रपत्र हो जाते हैं। और कलाकृतियां होती है, जैसे हमने नाचती हुई एक मूर्ति को देखा, ठीक है, तो हमने देखा कि उस समय लोग क्या थे, नृत्य प्रिय थे, ऐसा हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उस समय एक शिवलिंग देखा, है ना, उस समय हमने क्या देखा, एक शिवलिंग देखा, तो हमको ये चीज पता चली कि उस समय शिवलिंग की पूजा की जाती थी, है ना। ऐसे भी स्रोत आपको मिल सकते हैं कि शिवलिंग की पूजा भी उस समय हो सकती थी, है ना, शिवलिंग की भी पूजा हो, या फिर उस समय प्रकृति की पूजा होती थी, है ना, क्योंकि शिव जी के बारे में भी हमको पता चलता है, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपको मिले साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी पुरानी मूर्तियां मिलती है, तो सभी चीज से प्रकृति पूजा भी होती है वहां पर, है ना, इंसानों की पूजा भी होती है। जैसे राजा को ही क्या माना जाता था, वहां पर प्रमुख माना जाता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लेखन, लेखन, जहां से लेखन की कला चालू हुई, जहां से लोगों ने लिखना, पढ़ना और उसे समझना शुरू कर दिया, वहां से हमें स्रोत मिलते हैं। कौन से, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। अब ये अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे, अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे। जैसे अपभ्रंश, शुरुआती जो भाषाएं हो जाएगी, प्राकृत हो जाएगी, अपभ्रंश हो जाएगी, संस्कृत में मिलते हैं, राजस्थान क्षेत्र में राजस्थानी में मिलेंगे। उर्दू, फारसी, जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए तो वहां से फारसी लोग आए, उर्दू उन्होंने भाषा लिखी। उसके अलावा आ गए अंग्रेज, आ गए, अंग्रेजों ने भी अपने बहुत सारे अभिलेख बनाए, या फिर उन्हें प्रपत्र दिए जो अंग्रेजी भाषा में या फिर अन्य कोई और भाषा इसमें हो सकती है। तो जितने भी लेख होते हैं, जैसे हमारे ग्रंथ है ना, जैसे महाभारत हो गए, और ये सब चीजें इसी में शामिल होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक स्रोत, ठीक है। उसके अलावा मनोवैज्ञानिक स्रोत क्या हो जाता है, मानव विज्ञानी स्रोत, है ना, मानव मनोविज्ञानी नहीं है, मानव विज्ञानी स्रोत मतलब हमने जो वैज्ञानिक तकनीक से पता करे हैं, वैज्ञानिक तकनीक से हमने जो प्राप्त करे हैं। जैसे हम इसको बोल सकते हैं शासकीय स्रोत, शासन जो चीज को डिक्लेयर करता है कि ये हमें तब मिली और ऐसे मिली वैसे मिली, और उस आधार पर हमने क्या कर दिया, स्रोत को बता दिया। अर्धशासकीय स्रोत मतलब कुछ लोगों के पास कुछ पुराने सिक्के पड़े हैं,
है ना, कुछ सिक्के पड़े लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है ना, आपके पास भी आपकी दादी से पूछिएगा, है ना, उनके पास कुछ सिक्के होंगे, पुराने सिक्के होंगे, तो वो क्या है, एक हमारे शासन को दर्शाते हैं कि हमारे पहले कौन सा शासन रहा है। ठीक है, अर्धशासकीय हो गए, गैर शासकीय हो गए, और व्यक्तिगत हो गए जो लोग कहानियां सुनाते हैं, है ना, कहानियां बताते हैं कि उस समय ये स्थितियां थी और उस समय ऐसे राजा थे। जैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे व्यक्ति तक पहुंचती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमको देखने को मिलती है। अब चलिए हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, हमारे फैक्चुअल चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे मुख्य क्या चीज होती है, ये अभिलेख होते हैं। अभिलेख, है ना, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, अभिलेख। सबसे प्रमुख चीज है हमारी क्या, अभिलेख। अभिलेख को आपको देखना है, और अभिलेख को मैं बता देता हूं, किसी पत्थर पर खुदे हुए अक्षर, किसी पत्थर या स्तंभ पर खुदे हुए अक्षर, है ना, जो किस प्रकार से हो सकते हैं, या फिर किसी लोहे का स्तंभ हो सकता है ना, कोई लोहे का हो सकता है, कोई मिट्टी का हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, एक चट्टान हो सकती है, या फिर कोई गुफा हो सकती है ना, एक गुफा हो सकती है, किसी क्षेत्र में कोई एक गुफा है ना, उस गुफा में भी क्या हो सकते हैं, ये आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे अभिलेख कहलाएंगे। भले वो गुफा में हो, किसी दीवार पर लिखे हो, किसी मंदिर पर लिखे हो, मंदिर के बाहर लगे हुए पत्थर पर लिखे हो, वो सब क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास को दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सबसे अधिक, क्योंकि इसमें बहुत अत्यधिक जानकारी हमको मिल जाती है। सर्वाधिक मान्य इन्हें हम क्या कर देते हैं, बताते हैं। ठीक है, सर्वाधिक आपको क्या मिलते हैं, पाषाण के शिलालेख मिलते हैं। किसके, पाषाण। सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं, पाषाण के अभिलेख सबसे ज्यादा मिलते हैं। पाषाण अभिलेख जो मिलते हैं, है ना, पाषाण अभिलेख जो सर्वाधिक मिलते हैं, वो पत्थरों पर उकेरी गई संरचनाएं। किस पर, पत्थरों पर उकेरी गई संरचनाएं है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वाले में, है ना, ऐसी संरचना यहाँ पर उकेर दी, और उसी से आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, उसी से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, दीवारों पर, प्रतिमाओं पर, बहुत सर्व जगह पर कहीं ना कहीं लिख दिया जाता है कुछ ना कुछ। सबसे प्राचीन, किसकी बात करें, सबसे प्राचीन लेख जो आपको कहां मिलता है, मध्य भारत। कहां मिलेगा, मध्य भारत में मिलता है। कहां पर, बोगज कोई। कौन सी जगह है, बोगज कोई नामक स्थान पर क्या है, सर्वप्रथम सबसे प्राचीन शिलालेख यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, ये लगभग 1400 ईस्वी पूर्व, कितना, 1400 ईस्वी पूर्व का लेख है। इतना पुराना लेख हमको यहां पर से मिल जाता है। ठीक है, इस लेख में क्या हो जाता है कि हमसे क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें इंद्र, है ना, इसमें बहुत सारे देवताओं के बारे में बताया गया है, इंद्र, है ना, उसके अलावा मित्र, वरुण, मित्र हो गए, वरुण। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण, इन देवताओं के बारे में इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो ये ही क्या है, वैदिक देवता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन स्रोत मानते हैं। उसके अलावा हमें यदि और बात करें कि हमें और कहां से प्राचीन स्रोत मिले, तो अशोक के जो स्रोत है वो भारत में मिलने वाले सबसे प्राचीन शिलालेखों में है ना। अशोक के जो स्रोत प्राप्त होते हैं वो सबसे प्राचीन शिलालेख है, जो तीसरी शताब्दी, कब मिलते हैं, तीसरी शताब्दी, है ना, में आपको मिलते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको ये शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आ जाता है कि अशोक के शिलालेख जो हमें मिले वो कौन सी शताब्दी के हैं, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि अशोक के शिलालेख जो मिलते हैं, है ना, उसमें क्या खासियत है, यहाँ पर ये खासियत है कि उत्तर पश्चिम, ये भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना, ये है उत्तर पश्चिम, क्योंकि भारत पूरा यहाँ तक फैला हुआ था, है ना, क्योंकि यहाँ से कोई अफगानिस्तान अलग नहीं था, पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, और ये पूरा हिस्सा क्या था, भारत में ही आता था। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो शिलालेख मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, खरोष्ठी में मिलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा में मिलेंगे, खरोष्ठी।
कौन सी भाषा में मिले? खरोष्ठी भाषा में यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा कुछ शिलालेख किस में भी मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं यूनानी, कुछ शिलालेख यूनानी भाषा में मिलते हैं। ठीक है, कुछ मिलते हैं अरमाइनिक, ठीक है, अरमाइनिक या फिर अरमाइक लिपि में भी मिलते हैं। इसीलिए जो हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं तो अशोक के जो शिलालेख है वो किस किस में मिलते हैं? ब्राह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्ठी में भी मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ठीक है, यूनानी और अरमाइनिक, यूनानी और अरमाइक, इन चारों भाषाओं में मिलते हैं। और यही हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है यहीं से कि अशोक के शिलालेख किन भाषाओं में मिलते हैं? ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक भाषा में ये शिलालेख मिलते हैं। इनके बारे में हम आगे जानकारी भी लेंगे, है ना, आगे मतलब जब हम अशोक पढ़ेंगे तो अशोक में इसके बारे में और जानकारी आपको मिलती चलेगी। ठीक है, तो शुरुआती हमको जो शिलालेख मिले वो इस भाषा में, लेकिन इससे भी पहले हमको कुछ शिलालेख मिले। ठीक है, तो प्रारंभिक शिलालेख जो हमको मिलते हैं वो किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में। प्रारंभिक शिलालेख हमको किस में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में हमको यहाँ पर प्रारंभिक शिलालेख मिलते हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी भाषा में हमको प्रारंभिक रूप से शिलालेख मिलना शुरू हुए जो हमारे भारत के इतिहास को उजागर करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि गुप्त काल, है ना, गुप्त काल से हमको किस में मिलने लगे? संस्कृत। हमको कब से, ये भी क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि कब से आपको संस्कृत में शिलालेख मिलने लगे? तो कब से मिलने लगे? गुप्त काल से लेकर, है ना, गुप्तोत्तर काल तक आपको क्या मिलेंगे? संस्कृत वाले शिलालेख आपको मिलेंगे। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल से आपको शिलालेख जो मिलने शुरू हुए, किस भाषा में मिलने शुरू हुए? संस्कृत भाषा में मिलना शुरू हुए। उसके अलावा जो हेलियोडोरस, है ना, आपने बहुत सुना होगा, है ना, जो यवन के जो क्या थे? राजदूत थे, हेलियोडोरस। तो बेस नगर ये कहां पड़ेगा? एमपी के विदिशा में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी के विदिशा में मिलता है बेस नगर। यहां पर गरुड़ स्तंभ शिलालेख आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, और ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भागवत धर्म के बारे में यहां पर हमको जानकारी देता है। कौन सा? गरुड़ स्तंभ जो है भागवत धर्म के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, उसके अलावा फिर से एमपी में, है ना, सागर जिले में आ जाते हैं। एमपी के सागर का जो एरण है, एरण से भी हमको क्या मिलती है? वराह की प्रतिमा, है ना, वराह, है ना, प्रतिमा। ठीक है, इसके लिए भी हमें शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, वराह की प्रतिमा जो हमें मिली उसके ऊपर क्या था? हूणराज तोरमाण, किसके? हूणराज तोरमाण के लेखों का विवरण मिलता है। कहां से? सागर के एरण से। एरण से ही जो अभिलेख मिले उसमें ही सती प्रथा का भी उल्लेख था। सती प्रथा का उल्लेख भी हमको कहां से मिलता है? एरण से प्राप्त होने वाले अभिलेख से ही हमको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें तो हमको सर्वाधिक अभिलेख, है ना, सर्वाधिक अभिलेख हमको कहां से मिल रहे थे? मैसूर राज्य से हमको सर्वाधिक अभिलेख यहां पर आपको देखने को मिले। सर्वाधिक अभिलेख हमको यहां पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके अलावा हमको कुछ पारसी पोलिस के अभिलेख भी मिलते हैं, है ना, पारसी पोलिस के अभिलेख मिलते हैं जो ईरानी सम्राट के थे। पारसी पोलिस के अभिलेख भी मिलते हैं जो ईरानी सम्राट के थे और सिंधु घाटी पर विजय के बारे में इन्होंने हमको बताया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण एक और पॉइंट यहां पर आ जाता है, जो अशोक के हमको शिलालेख मिले थे, अशोक के हमको शिलालेख जो मिले, है ना,
उन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, है ना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और हमें बताया कि ये भाषा जो है कौन सी लिखी हुई है, ब्राह्मी। ये किस में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए शिलालेख हैं और उन्हें सबसे पहले पढ़ा गया। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही प्रमुख शिलालेखों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा भी मैं आपको क्या बता देता हूं, अन्य शिलालेख बता देता हूं। अन्य शिलालेख भी आपके महत्वपूर्ण हैं। यहां पर हमने आपको मैप के ऊपर बताया कि खरोष्टी, फिर उसका यूनानी, अर्माइनिक, है ना, तो कौन से वाले क्षेत्र में थे। ठीक है, कुछ और शिलालेख के बारे में बात कर लें तो आ जाता है हमारा हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में बताता है, किसने बनवाया था इसको, कलिंग के राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल ने बताया था। और इसमें शासन की घटना, इसमें किस चीज के बारे में बताया है, शासन की घटनाओं के बारे में बताया गया हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़, या फिर हम इसको गिरनार का भी बोलते हैं, गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख। ये किसने बनवाया था, रुद्रदामन। किसने बनवाया इसको, रुद्रदामन ने बनवाया। और अपनी विजय जो थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी कि अपनी विजयों के बारे में उल्लेख इसके अंतर्गत करवाया था। ठीक है, उसके अलावा नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र का नासिक का अभिलेख था। ठीक है, गौतमी ने इसको बनवाया था, गौतमी बलश्री ने इसे बनवाया था। और गौतमी पुत्र शतकर्णी की सैनिक सफलताओं व कार्यों का विवरण इसके अंतर्गत दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयाग अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। प्रयाग अभिलेख किसने बनवाया, समुद्रगुप्त का ये अभिलेख था, महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन का ये जो अभिलेख है हमारा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने इसे बनवाया। ठीक है, अपनी विजय के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया था। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मंदसौर का अभिलेख आया यहाँ पर। ठीक है, मालवा नरेश यशोधर्मन ने बनवाया था, मालवा नरेश यशोधर्मन ने इसको बनवाया था। लगभग सभी में वही चीजें की गई है, अपने युद्धों के बारे में, अपनी जितनी भी चीजें रहती है कि हम इतने महान हैं, इन सब चीजों के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एहोल, है ना, एहोल अभिलेख। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया हुआ है कि एहोल अभिलेख कहां पर है और किसका है। ये है पुलकेशियन द्वितीय का। किसका है, पुलकेशियन द्वितीय ने, हर्ष के पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है, तो एहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद जाता है ग्वालियर अभिलेख। सभी को मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बनाया था प्रतिहार नरेश। इसे किसने बनाया था, प्रतिहार नरेश। कौन थे, भोज। प्रतिहार नरेश भोज ने इसको बनाया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी इसके अंतर्गत हमको मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी बोल दो इसको, भीतरी और इसी को ही जूनागढ़, है ना, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। ये किसका है, स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त का यह अभिलेख है। और इसमें भी उसी के शासनकाल की, उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं देवपाड़ा अभिलेख। आपको क्या मिलता है, बंगाल नरेश के बारे में जानकारी देता है, बंगाल नरेश। ठीक है, बंगाल नरेश जो थे उस समय के विजय सेन हुआ करते थे।
विजय सेन, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्रदान करता है। तो ये बंगाल तक के हमको शिलालेखों के बारे में जानकारी मिली। इसमें जूनागढ़ रुद्रदामन का, प्रयाग प्रशस्ति जो आपको पता है समुद्रगुप्त की, इनमें मैं धीरे धीरे आपको याद भी करवाते जाऊंगा। जैसे प्रयाग किससे संबंधित है, प्रयाग नदियों से संबंधित है, तो प्रयाग तो आप ऐसे याद रखते हैं, प्रयाग समुद्र पानी, ऐसा। एहोल पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मंदसौर अभिलेख की बात करी, मालवा के यशोधर्मन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ऐसे इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो पहला हमने बात कर ली थी किस चीज की, पहले हमने अभिलेख के बारे में बात कर ली। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर को नहीं खींचूंगा, है ना। कुछ कुछ चीजें इसके अंदर बताते चलेंगे और कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी आगे के हिस्से में भी देता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्या, सिक्के। अब देखिए, सिक्के का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो आपने वर्तमान में सिक्के देखे ऐसे गोल भी हुआ करते थे, ऐसे चौकोर भी हुआ करते थे, ऐसी कुछ डिजाइन में भी हुआ करते थे। जैसे आपने 10 पैसा 5 पैसा देखा है ना, ऐसे आयताकार भी हुआ करते थे जिसका कोई कॉर्नर नहीं हुआ करता था सपाट, ठीक है। ऐसे अलग अलग डिजाइन वाले सिक्के हुआ करते थे, तिकोने हुआ करते थे, स्टार बने हुए होते थे और बहुत सारे। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सिक्के और सील कहलाते हैं, सील और सिक्के कहलाते हैं, ठीक है। सिक्के और इनका जो अध्ययन होता है इसको हम बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के इसका अंतर्गत इसको रखा जाता है ना। मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्कों का अध्ययन हो जाता है। अब प्राथमिक रूप से सिक्के जो मिलते थे, है ना, प्राथमिक रूप से देखो, शुरुआत में सिक्के तो किसके बनाए गए, शुरुआती सिक्के जो थे पक्की मिट्टी से, मिट्टी को तपाकर बनाए गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे धातुओं की जानकारी होती गई, फिर उसके बाद हमारे सामने आया तांबा, फिर उसके बाद आया सोना, तांबा सोना, फिर आया चांदी, ठीक। फिर उसके बाद आया सीसा। ये सब मतलब सीक्वेंस में नहीं है ना, मतलब लगभग जो जो धातुएं मिलती गई, है ना। सेल खड़ी है ना, सेल खड़ी के सिक्के। तो ऐसे सिक्कों का निर्माण उस आधार पर होता गया। लेकिन सिक्कों को बनाने के लिए कुछ चीज तो चाहिए होगी, तो सांचे, है ना। तो सांचे किसके बनाए जाते थे, मिट्टी के, पक्की मिट्टी के सांचे बनाए जाते थे, उसी के अंदर सिक्कों को डाला जाता था, जिनको क्या बोला जाता था, टकसाले कहा जाता था, ठीक है। तो आरंभिक सिक्के जो थे, है ना, आरंभिक सिक्के, है ना, प्रारंभ, है ना, शुरुआत में जो सिक्के देखे गए उनके ऊपर सिर्फ चिन्ह हुआ करते थे, है ना। प्रारंभिक सिक्कों पर सिर्फ चिन्ह हुआ करते थे, उसके ऊपर कोई पेड़ बना हुआ है, उसके ऊपर कोई आकृति बनी हुई है ना, बस इतना ही हुआ करता था। लेकिन जो बीच का काल आया, है ना, बीच का काल आया, उससे सिक्के क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, है ना। इसके आगे की बात करें तो सिक्के क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। सिक्के परिवर्तित होकर कैसे बनने लगे, राजाओं और देवताओं के नाम पर, राजा, ठीक है, देवता, देवी, ठीक है, आकृति, इन सब चीजों को शामिल करने लगे। उसके साथ में ही इसके ऊपर क्या हुआ करता था, डेट मतलब तारीख भी समय अनुसार यहां पर आने लगी, तारीख को भी यहां पर बताने लगे कि यहां पर तारीख भी होने लगी। फिर और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए कुछ सिक्कों को बोला जाता है आहत सिक्के। ये क्वेश्चन बनता है यहां से, आहत सिक्के क्या होते हैं, ठीक है। आहत सिक्के मतलब ऐसे सिक्के जिनको क्या करते हैं, पंच करके बनाते हैं, पंचमार्क, ठीक है, पंचमार्क करके ऐसा बनाया जाता है। आहत सिक्के का मतलब ये हो जाता है कि एक धातु का ऐसा डिस्क लिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक दूसरे धातु के ऊपर जो क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी रहती है ना, वो इससे लेकर इसके ऊपर ठोक देते, मतलब एक ठप्पा लगाते, तो ठप्पा थोड़ी जोर से लगाया जाता है, तो जैसे ही ठप्पा लगेगा तो इसके ऊपर भी वो आकृति क्या हो जाएगी, उकेर दी जाएगी। तो ऐसे ही सिक्के क्या कहलाते हैं, आहत सिक्के कहलाते हैं, है ना। ऐसे सिक्के कैसे सिक्के कहलाए, आहत सिक्के कहलाए गए, या फिर ठप्पा मारकर या सील लगाकर या फिर ठोक कर उसके ऊपर उन आकृतियों को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी मुद्राओं के रूप में ये सब चले आ रहे थे, है ना।
तो हम यदि बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में ये सिक्के बहुत ज्यादा मिले, है ना, पूर्वी यूपी और मगध, है ना, मतलब मगध साम्राज्य जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें पूर्वी यूपी और मगध साम्राज्य में ऐसे प्रकार के सिक्के आपको बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पर ज्यादातर सिक्के किस प्रकार के होते थे, चांदी के होते थे। आपको पता है चांदी एकदम सॉफ्ट होती है, आप उसको ठोकेंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उस पर कुछ चीजें ऐसी बन सी जाएगी। तो हमारे सिक्के जो हुआ करते थे वो किस प्रकार के होंगे, चांदी के प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, जिसके ऊपर किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, और चांद, तारे, सूरज, इसकी आकृतियां यहाँ पर बनी हुआ करती थी। ठीक है, यदि हम यहाँ पर आगे बात करें सिक्कों में तो सर्वाधिक हमको सिक्के किसके मिलते हैं, है ना, सिक्कों की यदि बात करें तो हमको सिक्के सर्वाधिक मौर्योत्तर काल के मिलते हैं। मौर्योत्तर काल के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में हमको यहां पर मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो मौर्योत्तर काल के जो सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं ये किस किस के हुआ करते थे, शीशे, चांदी, तांबा। एमपीपीएससी अभी 2023 में भी सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आया था तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, सोने, है ना, शीशे, चांदी, तांबा, सोने, इसके सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, उसके अलावा, है ना, सातवाहन जो थे, है ना, सातवाहन से ऐसे स से याद रखना, इन्होंने शीशे के सिक्के सर्वाधिक चलाए, है ना, लेड जिसको बोलते हैं, शीशे के सिक्के इन्होंने सर्वाधिक चलाए। ठीक है, और गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। उसके अलावा सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम लेख वाले, है ना, स्वर्ण मुद्रा, लेख वाली स्वर्ण मुद्रा, मतलब जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ करता था, है ना, हिंद यूनानी या फिर आप बोल सकते ग्रीक, इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम लिखे हुए सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी सभी चीजें हमको यहाँ पर निरंतर मिलने लगी और ये सब चीजें हो गई हमारे इसमें शामिल, और ये हमारे स्रोत के रूप में बनकर आ गई थी। बहुत तेजी से उभर कर हमको बहुत सारी चीजें मिली और इन सब चीजों के बारे में हमको ज्ञान मिला। अगले स्रोत की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमें अगली जो चीज मिलती है वो जो मिलती है मूर्तियां, स्मारक भवन और चित्रकला। मूर्तियां मिलेगी, फिर स्मारक भवन मिलेंगे और यहाँ पर चित्रकला आपको मिलेगी अगली हमारे जो स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। तो सिक्के हो गए थे, सिक्के के बाद हम अब बात कर लेते हैं हमारी कौन सी, मूर्तियां। देखिए मूर्तियां जो है वो हमारी एक और महत्वपूर्ण स्रोत होती है ना। ये महत्वपूर्ण स्रोत होती है, महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए होती है कि उस समय की कला, संस्कृति, है ना, कला संस्कृति, धार्मिकता, कला संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक होती है। इन सब चीजों को ये दर्शाती है क्या, मूर्ति है। मूर्ति कला जो है वो उस समय की चीजों को दर्शाने लग जाती है। उन चीजों को दर्शाते हुए ये बहुत सारी चीजों को बता देती है कि मूर्तियां जो उस समय हमें प्राप्त हो रही थी वो कैसे धार्मिक जीवन को प्रभावित करती है। जैसे देवी की मूर्तियां थी, देव की मूर्तियां थी, कैसी थी। ठीक है, तो कुषाण काल से हम इसका प्रारंभ मानते हैं। कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके अलावा गुप्त कुषाण और गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियां जो थी वो बहुत ही धार्मिक भावनाओं से निर्मित थी। ठीक है, कुषाण हो गया, यहां से तो शुरू ही हुई थी। उसके अलावा गुप्त, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर, गुप्त हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया। इन कालों में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो पूरी तरीके से धार्मिक थी।
मैंने आपको पहले ही बताया कि ये धार्मिक भावनाओं को भी क्या करती है, हमारा प्रदर्शित करती है। कला, संस्कृति, धार्मिक भावना, इन सब का प्रतीक होती है। तो इस समय की मूर्ति कैसी थी, धार्मिक भावनाओं से ज़्यादातर प्रेरित हुआ करती थी। ठीक है, अब मूर्तियों का निर्माण जो होता था वो अलग अलग शैलियों में किया जाता था, है ना, अलग अलग शैलियों में इसका निर्माण किया जाता था। सबसे पहले हम बात करते गांधार शैली। गांधार शैली की यदि बात करें तो ये जो थी ऐसी शैली थी जिसमें स्वदेशी प्लस विदेशी दोनों ही झलकियां हमको देखने को मिलती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधार शैली के बारे में बताइए, तो आप 3 मार्कर में सिंपल लिख सकते हैं कि गांधार शैली एक प्राचीन शैली है, मूर्ति निर्माण की शैली है। ठीक है, और उसमें विदेशी तथा स्वदेशी दोनों प्रकार की ही क्या मिलती है, आपको छवियां देखने को मिलती है। उसके अलावा मथुरा शैली की यदि बात करें तो मथुरा शैली पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली थी। पूर्ण रूप से कैसी शैली थी, स्वदेशी शैली थी। इसके अंदर पूरी तरीके से हम स्वदेशी का उपयोग कर रहे थे, मतलब जिसमें हाव भाव है, निर्माण की प्रक्रिया है, उन सब में इस प्रकार का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें कि हमको कहाँ कहाँ ऐसी मूर्तियां ज्यादातर देखने को मिलती है, भरहुत में देखने को मिलती है, बोध गया में मिलती है। भरहुत, है ना, भरहुत, बोध गया, अमरावती, ये अधिकांशतः केंद्र थे, है ना, किसके, मूर्ति कला के केंद्र हमको देखने को मिले। ठीक है, मूर्तियां किसके चीज की बनाई जाती थी, ठीक है, पत्थर की भी बनाई जाती थी, कांस्य मूर्तियां भी बनाई जाती थी, मतलब किसी धातु की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। उसके अलावा मृण मूर्तियां, ठीक है, सबसे पहले प्रस्तर मतलब किसी पत्थर, किसी विशेष पत्थर को ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद कांस्य मतलब किसी धातु की मूर्ति, और मृण मूर्तियां जैसे कि आप विसर्जित करने वाली मूर्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने मिट्टी के गणेश जी बनवाए और उनको आपने बाद में विसर्जित कर दिया, तो ऐसी मूर्तियां मृण मूर्तियां कहलाती है। और जो धातु की मूर्तियां आपने घर में देखी है अपने, ठीक है, प्रस्तर मूर्तियां जो आप मंदिरों में, बड़े बड़े विशालकाय मंदिरों में बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मूर्तियां देखते हैं, वो प्रस्तर की मूर्तियां होती है। ऐसी सभी मूर्तियों का विकास आगे की तरफ होता गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उभर कर आया। इसके बाद ही आ जाता है हमारा क्या, स्मारक। ठीक है, स्मारक जो है एक और साक्ष्य, लेकिन ये बहुत एक शैली को प्रदर्शित करता है, शैली। उसके अलावा धार्मिक, उस क्षेत्र की धार्मिक, फिर उसके अलावा उस क्षेत्र में जो कला, उस क्षेत्र की जो संस्कृति है, कला और संस्कृति को भी प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण अंग है वहां के पाए जाने वाले स्मारक। ठीक है, अब जो स्मारक होते हैं वो 2 अलग अलग शैलियों में विभाजित किए जाते हैं। जैसे नागर शैली, जैसे आपने उत्तर भारत में देखे होंगे तो जो मंदिर बनते हैं वो एकदम ऐसे सपाट, अभी मैं सब कुछ दिखा दूंगा आपको, सब चीजें आपको दिखाऊंगा। ऐसे मंदिर बनते हैं कुछ, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा एक ध्वज है और फिर ऐसा एकदम तिकोना ऐसा हिस्सा बना हुआ है। तो ये कैसे कहलाते हैं, ये हमारी कहलाते हैं कौन सी, उत्तर भारत की शैली कहलाती है। ठीक है, जो है नागर शैली। दूसरी आपने देखी द्रविड़ शैली, द्रविडियन शैली की यदि बात करें तो मंदिर क्या होते थे, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे वो अच्छे सजे धजे होते थे, बहुत, मतलब यहाँ पर बहुत सारी कारीगरी की जाती थी। फिर एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था ऐसा, ये, और इसके बाहर एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था, बड़ा सा दरवाजा होगा, दरवाजा भी बहुत नक्काशी से, मतलब पूरा उकेर कर पत्थरों के ऊपर से सजाया जाता था। ये गोपुरम है और ये गर्भगृह है ना, और ये दरवाजा है, ये सब चीजें, मतलब हम इसको उसमें देखेंगे। तो ये दूसरी शैली हो गई। उसके अलावा आ जाती है कौन सी, वेसर शैली। वेसर शैली ये कहां पर मिलती है आपको, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ अर्थात क्या हो जाएगा कि हम जैसे भारत की बात करें, ये भारत हो गया, भारत में उत्तर से उत्तर की ओर आपको मिल गई कौन सी, नागर शैली। दक्षिण में मिल गई आपको कौन सी, दक्षिण में आपको मिल गई कौन सी, द्रविड़। और ये बीच वाला क्षेत्र जो है, जो दक्षिणापथ मतलब बीच वाले क्षेत्र में, जो दोनों शैलियों का क्या है, मिश्रण है, लगभग दोनों शैलियों का मिश्रण है, कुछ कुछ विशेषता दोनों के मिक्स रूप में
पाई जाती है, तो इसे ही हम क्या बोल देते हैं, वेसर शैली। उसके अलावा एक और शैली आ जाती, आगे जाकर आई, जिसे स्तूप के नाम से जाना गया है, स्तूप शैली। ठीक है, स्तूप शैली आ गई। फिर उसके बाद आ गए गुंबद, गुंबद वाली शैलियां आ गई। ठीक है, स्तूप आ गए, गुंबद आ गए, और भी बहुत सारी शैलियां यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ आ गई, जो हमको क्या कर देती है, आगे के साक्ष्यों के बारे में बताती है। नेक्स्ट अगली जो चीज आ जाती है वो हमारी कौन सी आ जाती है, चित्रकला। ठीक है, चित्रकला बताने के पहले मैं आप लोगों को जो चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पर गांधार शैली कैसी होती है उसको बता देता हूँ, मथुरा शैली कैसी होती है उसको बता देता हूँ। ठीक है, गांधार शैली में कैसे बनते हैं, मथुरा शैली में, सब चीजों को अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग शैलियों के बारे में। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं गांधार शैली, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है गांधार शैली। तो गांधार शैली में देखिए, देखो यहाँ पर दोनों शैलियों में अंतर ये आ रहा है कि देखो यहाँ पर कुछ चिकने चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, देखिए थोड़ी चिकनाहट है, और उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बना हुआ दिखाई देगा, आकृतियां दिखाई दे रही है, पीछे की तरफ एक ऑरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पहले देखो यहाँ पर जो बॉडी शेप है वो भी अलग है, चेहरे के हाव भाव है वो भी क्या है, अलग है। देखिए यहाँ पर चेहरे के हाव भाव एकदम आपको लगेगा कि एकदम इंडियन मूर्ति है ना, मथुरा शैली में आपको दिखाई दे रही है। देखो पीछे की तरफ आपको देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक देवता खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा है, और एकदम साधारण वस्त्र के रूप में एक जनेऊ है। और यहाँ पर कैसा है, एक विदेशी आकर्षण है, इसमें एक विदेशी आकर्षण साथ में आता है। और ये एकदम पूरा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम हिंदुत्व का झलक उसके अंदर आपको मिलती है। तो इसीलिए विदेशी प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दिया, और इसके ऊपर विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई दिया। और बाकी आकृतियां ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि कोई देवी देवता, फिर पत्ते हैं, एक ऑरा अलग तरीके से दर्शाया गया है, और अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसीलिए ये शैली जो है हमारी, है ना, तो ये अलग आ जाती है, गांधार और मथुरा, ये दोनों चीजें आप देखें। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी शैली, स्मारक निर्माण की, है ना, स्मारक जो होते हैं उसकी नागर शैली। तो सबसे पहले देखो नागर शैली, तो हमारे मंदिर ऐसे ही बनते हैं। आपने ये जो उदाहरण आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देगा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आप जो देखेंगे, है ना, सूर्य मंदिर देखेंगे कोणार्क में, वो भी ऐसा दिखाई देगा। फिर पुरी का मंदिर आप देखेंगे, वहां पर भी ऐसा ही दिखाई देगा। पुरी का मंदिर आपने देखा होगा, जगन्नाथपुरी का मंदिर, वो भी ऐसा ही दिखाई देगा। तो वो नागर शैली में बने हुए मंदिर है। ठीक है, दूसरा आपको दिखाई दे रही कौन सी शैली, यहाँ पे द्रविडियन शैली। देखिए नागर शैली ये है, द्रविडियन शैली ये है। देखिए द्रविडियन शैली में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए शुरुआत में देखो एंट्री यहां से है, तो यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है बड़ा सा। ठीक है, फिर आगे 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 जाते हुए, है ना, फिर आपको दिखाई देता है एक मंदिर बना हुआ है, फिर उसके ऊपर एक ध्वजा क्षेत्र भी बना हुआ है। तो ये और एकदम पूरी सजी धजी है, इसके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है, पूरा हिस्सा जो है बहुत बड़ा बना हुआ है ना। देखो यहाँ पर अलग अलग गुंबद है, लेकिन एकदम सीधे सीधे बने हुए गुंबद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों का जो है मिश्रण इसमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, ये एकदम त्रिकोण दिखाई दे रहा है, एकदम सीधा ऊंचा। तो ये भी देखिए सीधा ऊंचा, लेकिन उसमें इसको भी मिला दिया गया, द्रविड़ शैली को भी मिला दिया गया वेसर शैली में, है ना। और ये दोनों का मिक्सचर बन गई। देखिए यहाँ पर प्रांगण अच्छा लंबा सा है, जैसा इसमें प्रांगण है, लेकिन यहाँ पर ये अलग से द्वार नहीं है यहाँ पर, है ना। जो मुख्य द्वार होता है वो नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, एक द्वार नहीं है, सीधे सीधे आप मंदिर में पहुंच जाते। तो यहाँ भी कोई द्वार नहीं है, मंदिर में पहुंच जाते। लेकिन इसकी निर्माण कला कैसी है ना, निर्माण कला इस तरीके की है। तो ये हमारी अलग अलग प्रकार की शैलियां आ जाती है, जो मैं आपको निरंतर बताते हुए चलूंगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा हर चीज को, है ना। समझ में आया? वैसे तो मैं आपको सिक्के और ये सब चीजें बता चुका था, है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बता दी। उसके बाद आ जाती है चित्रकला शैली। चित्रकला शैली मतलब गुफाओं में, बस यहाँ से सुन लीजिए, आखिरी चीज आ जाती है हमारे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसमें, चित्रकला में। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला क्या है, जो गुफाओं में चित्र उकेरे गए, गुफाओं में चित्र उकेरे गए, या फिर किसी मंदिर पर चित्र उकेरे गए, है ना, शिलाओं पर किए गए, है ना। जैसे अजंता एलोरा के गुफाओं में आपको मिलते हैं, बाघ की गुफाओं में आपको शैल चित्र मिलते हैं, बहुत प्राचीन चित्र आपको मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की गुफाओं में भी बहुत जगह पर मिलते हैं। तो यही क्या हो जाते हैं, यही चित्रकला का प्रारंभिक था, जो हम कहाँ पर बना रहे थे, शैलों पर या फिर पत्थरों पर बना रहे थे। ठीक है, ये
जो चित्रकला होती है ये जन जीवन पर प्रकाश डालती है ना। किस पर? जन जीवन पर। आप चित्रकला किस चीज की बनाओगे? जो आपको दिखाई देगा, ठीक है, उन चीजों के बारे में आप चित्रकला ज्यादातर बनाएंगे, चित्रों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा प्राकृतिक वर्णन अधिक करता है, क्योंकि ये भी आपको दिखाई दे रहा है ना, सामने प्रत्यक्ष रूप से, उसी की ही चित्रकला के रूप में ज्यादातर उकेरा जाएगा। तो ये ज्यादातर जनजीवन और दूसरा प्राकृतिक रूप से दर्शाती है। उसके अलावा क्या हो जाते हैं? अवशेष चीजें, है ना, अवशेष। जो चीजें अवशेष के रूप में टूटे फूटे मृद भांड, ठीक है, मृद भांड हम आपको मिले, या फिर कोई सील मिली, या फिर कोई जो भवन मिले टूटे हुए, लेकिन पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता वो क्या क्या थे, है ना। हमको आकृतियां मिली, लेकिन वो पता नहीं है किस चीज की, ये भवन पता नहीं है। सील आपको मिली, ठीक है, फिर आपको मृदभांड मिले, तो ये किस प्रकार के हैं? तो इन्हीं क्या कहा जाता है? अवशेष, जो अंतिम रूप से आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये वाला क्षेत्र था। अब हम क्या देखेंगे? साहित्यिक स्रोत, है ना। अगले वाले लेक्चर में आपको क्या मिलेगा? साहित्यिक स्रोत। ये थे इतिहास को जानने के प्राथमिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी की, कौन सी चीज कहाँ से मिली, फिर उसके बाद हमारे वेद है, पुराण है, इनके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर लौकिक साहित्य हमको कौन कौन से मिले, तो ये थोड़ा सा हम इसको अलग से ही बनाएंगे और अलग से ही इसको रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया? 3 मार्कर क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया, ठीक है। फिर यहां से 5 मार्कर भी बन सकता है। 5 मार्कर में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो आपको एक स्रोत के बारे में लिखना, उसका एक उदाहरण, स्रोत और एक उदाहरण, ऐसे लिखते चलना है। तो आपको लगभग मैंने 5 से 7 स्रोत बताया अलग अलग, उन स्रोतों के बारे में लिखना है। और आखिरी में आपको एक और जोड़ देना है, साहित्य वाला, और कोई एक साहित्य कृति के बारे में आपको यहाँ लिखना है, उदाहरण जरूर देना है। एक लेक्चर में आपको पूरा ऐसा बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। पहले हम थोड़ा डाटा ले आए सामने, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि आंसर राइटिंग हमारी कैसी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पहला लेक्चर। ये ज़्यादा मैंने खींचा नहीं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। फिर मैं आपको एक लेक्चर ऐसा लूँगा जिसमें पूरी फैक्ट चीज़ें होगी, वो हम प्री के लिए बनाएंगे, वो अलग चीज़ होगी, है ना। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें उसके अंदर लेके आऊँगा और बहुत ही लाइन वाइज डाटा उसके अंदर लिखा होगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।